ये जो प्रश्न है, इस देश के 140 करोड़ जनता को अपने हकूक को कायम रखने के लिए हमारी लड़ाई है। चंद लोग ये समझते हैं कि कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी के साथ है या गडकरी के साथ है, मोदी के साथ है। ये झूठ है। हमारी लड़ाई न गडकरी के साथ है न मोदी के साथ है। हमारी लड़ाई जो है मनुवादी के विचारधारा के खिलाफ है। हमारी लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की है और हमारी लड़ाई इस देश के लोकतंत्र को कायम रखने की लड़ाई है। हम कोई हिटलर नहीं बनना चाहते, हम कोई ऑटोक्रेट बनना नहीं चाहते। हम चाहते हैं सबको समान स्थान हो, सब मिलकर रहे। हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, जैन और बुद्धिस्ट एक होकर रहे। यही बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया है। बार बार मोदी जी कहते हैं बाबा साहब के, जरा थोड़ा थोड़ा साठी जरा, बाबा साहब के संविधान को हम बचा रहे हैं। अरे तुम कौन बचाते? अरे लिखा हमने, बनाया हमने, मेरे बाबा ने बनाया, तू प्रधानमंत्री बना। अगर बाबा साहब संविधान में गरीबों को वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता, मेरे बहनों को पहले वोटिंग का अधिकार नहीं था, संविधान लिखने से पहले गरीबों को नहीं था, मजदूरों को नहीं था, छोटे मोटे काम करने वालों को नहीं था। सिर्फ ब्रिटिशों के जमाने में अमीर लोगों को वोटिंग का अधिकार था। जो इनकम टैक्स देते हैं उसको बाद में पढ़ोगे। संविधान में यह पहला ऐसा प्राविधान नहीं था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने स्त्री और पुरुष को सरिसमान अधिकार दिया। एक वोट, उसकी एक ही कीमत और सबको बराबर का हक, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के ऊपर लिख के दिया। तब से लोग आपके घर को पहुंचने लगे। 1950 के बाद सभी लोग तुम्हारा घर घर पहुंचकर वोट मांगने लगे। फिर आप याद करो, 65 साल पहले आपके घर को कोई वोट मांगने आता था? सच बोलो, कोई नहीं आता था। कोई आपको नहीं कहता था अरे भाई तुम हमारे तरफ से कॉर्पोरेटर बनो। कोई नहीं कहता था हमारे तरफ से तुम जिला पंचायत अध्यक्ष बनो। कोई महिला के पास जाकर माता जी तुम ठहरो, हम मदद करते हैं, तुम जिला पंचायत मेंबर बनो। कोई कहा इसके पीछे? आप तो अनुभवी है इधर के लोग। कोई भी आपके दरवाजे को नहीं आते थे, कोई आपका दरवाजा खटखटा नहीं था। लेकिन ये अधिकार आपको जो मिला आजादी मिलने के बाद, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने सब मिलके जब देश आजाद किए, उसी के साथ देश के संविधान बने का अधिकार जब बाबा साहब अम्बेडकर को दिया, और ये जो लोकतंत्र के रूप में हमारा राज्य उभरा,
तब से आपके पास सब लोग आने को शुरू हो गए। ये याद रखो, हमारे नए जितने भी नौजवान हैं उनको मालूम नहीं किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, लेकिन ये ऐसा हुआ। हमारे पास एक कहावत है, मेहनत करे मुर्गा साहब, अंडा खाए फकीर साहब। मेहनत तो हमारी है, देश के लिए हम लड़े, देश के लिए हम मरे, देश के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग सूली पे चढ़े। तुमने क्या किया? मोदी साहब क्या किए? मोदी साहब के लोग कोई हिंदुस्तान के आजादी के वक्त ना वो अब चलवली में भाग लिए, ना वो लड़ाई करे, ना वो सिर्फ नौकरी में भर्ती होते गए बहुत से लोग आरएसएस के। अब आके बोलते हैं भारत को विशाल बनाने का है। हाँ भाई बनाएंगे, हम भी है, लेकिन विशाल बनाने वाले लोग आजादी के लड़ाई में कहां थे? तुम कहां छुप के बैठे थे? आज जो तुम बाहर आके हमको वोट दो, और हमने कोई बोलता हम राम मंदिर बनाए, हमको वोट दो बोल रहे, कोई बोल रहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमने अनुष्ठान में ला रहे, बोलता अरे बाबा, बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो भी तुम्हारे दफ्तर में नहीं लगती थी। बाबा साहब अम्बेडकर का तो फोटो तो छोड़िए, देश का तिरंगा झंडा भी उनके आरएसएस के ऑफिस के ऊपर नहीं लगता था। ये सब मालूम नहीं नौजवानों को, फिर भी बोलते मोदी मोदी। क्या किया भाई मोदी? मोदी ने तो आपको धोखा दिया, और मोदी के साथ जो लीडर्स आज हैं, चाहे वो नागपुर के हो, चाहे कहीं के भी हो, ये लीडर्स मोदी का साथ दिए। और मोदी ने क्या कर दिया? नौजवानों, युवाओं, भाइयों और बहनों, मेरे परिवार के लोगों, ये बोलकर ये कहा, तुम मुझे अगर आप चुन के लाएंगे, मेरी सरकार अगर आएगी, ये मोदी अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो हर युवाओं को नौकरी मिलेगा। हर साल 2-2 करोड़ नौकरी मिलेंगे। 2-2 करोड़ नौकरी हर साल आपको मिले? अरे बोलो, दम के बोलो या हाँ बोलो। 2 करोड़ नौकरियां मिली, 10 साल में कितने नौकरी हो गए? 20 करोड़। अब पूछो गडकरी साहब को और मोदी को, साहब आपके 20 करोड़ नौकरी कहाँ है? वो नौकरी लाओ, फिर उस वक्त तुम वोट मांगो। ये वायदा था ना तुम्हारा, ये तो वादे की गारंटी थी ना। तेरी गारंटी कहां गई? 2 करोड़ नौकरी नहीं मिले, तो वो झूठ है कि हम बोलने वाले झूठ है? मोदी झूठ है? अरे प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है भाई? झूठ बोलता? ठीक है, आपकी बात मानेंगे, चलो। यही प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस वाले करप्शन में खूब पैसा कमा के काला धन विदेश में रखा और स्विट्जरलैंड बैंक में रखा, विदेशी बैंकों में रखा। वो लाकर मैं हर एक के जॉब में 15-15 लाख डालूंगा। ये कहा कि नहीं? किसने कहा? फिर मिले क्या? तो कौन झूठे हो गए? मोदी झूठे। ठीक है, समझदार हो गए अब आप। तीसरी
बात उन्होंने कहा, किसान भाइयों तुम परेशान मत हो जाओ, जब तक मोदी है सब कुछ मुमकिन है। हाँ भाई ठीक है, आप तो जिंदा है, मुमकिन भी है, सब है। किसानों को बोले मैं आपकी आमदनी दुप्पट कर दूंगा। होगा किसानों की आमदनी दुप्पट? नहीं हुआ। देखो तुम ऐसा मोदी को ऐसा बदनाम मत करो। ऐसा फायदा ले लेकर अगर तुम बदनाम करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, भाई खरगे साहब जाके हर जगह झूठ बोल रहे बोले। तो वो भी नहीं मिला किसानों को। अरे हिंदी राष्ट्रभाषा आहे ते का नाही, फिर काहीतरी चूक झालं तर तेच तुम्ही पेपर मध्ये लिहिता। आणि हे जे मोदींनी सांगितलं, आता 3 तर मी सांगितलो हिंदीमध्ये, 14 म्हणले ह्या देशाची आर्थिक परिस्थिती मी इतकं सुधारेन की मनमोहन सिंग सुद्धा काय देशाचं वाटोळं केलं पण मी चांगलं करेन। अरे आमच्या वेळेला देशाची आर्थिक परिस्थिती जीडीपी म्हणून ज्या नावाने ओळखलं जातं ते कमीत कमी 8-9% वर होतं। आता तुम्ही किती केला? 5-6 याच्या पुढे गेल नाही, पण तरी पण तुम्ही खोटून बोलता, खोटं बोलता। मग मला असं वाटतंय की मोदी साहेब कसं खोटं बोलतात की जे खोटं बोलतात ते नेहमी अनेकदा जर खोटं बोलत गेले तर लोकांना हे खरंच आहे असं समजतात, आणि खोटं बोलतात पण तेही रेटून बोलतात, जोरात बोलतात, हे त्यांचं। त्याच्यानंतर त्यांनी अनेक वाद, मी जवळजवळ सगळ्यांना घर बांधून देतो, पण काय किती घर बांधले 10 वर्षात? 10 वर्षात जवळजवळ ते जे आम्हाला वचन दिले होते त्याच्यामध्ये 4 आणे सुद्धा केले ते, तरी पण ते लपवून घेतात। कुछ बनने में है, कुछ बनाने में है, कुछ ऑक्युपाय करे हैं, हे म्हणत मोदी जातात। आता अलीकडे तरी मोदी सगळं सांगतात काय, मी आता मोदीची गॅरंटी घ्या। मग आता पहिलेची गॅरंटी कुणाचे होते? ते दुसऱ्यांचे होते। ते तर सांगितलं ना तुम्ही, पहिलेचे गॅरंटी तर गेला, ते असं म्हणतात झालं ते झालं, आता पुढचं बघा, पुढचं काय ते असं सांगू लागले। मी आता एक काल रेडिओवर सुद्धा ऐकलो आणि ह्याच्यामध्ये सुद्धा पेपरमध्ये सुद्धा बघितलं। ते आता पुढे सांगतात की मी सगळ्या लोकांना सुख आणि समृद्धी देतो और कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों को आप नजदीक मत आने दो। ये अपोजिशन पार्टी सब भ्रष्ट है। ये किसने कहा? किसने कहा? मोदी जी ने कहा। लेकिन 23 लीडर्स, 23 पुडारी किधर गए? वहां सब, यहां जब तक हमारे साथ थे, जोपर्यंत आमच्या बरोबर होते, मोदींनी म्हणलं हे भ्रष्ट आहे, याला घेऊ नका, हा भ्रष्ट आहे, याला तिकीट देऊ नका, हा भ्रष्ट आहे, हे पार्टी त्यांची भ्रष्ट आहे म्हणले। मग भ्रष्ट लोकांना तुम्ही घेतला कसा बा? 23 लोकांना धमकी दिली आणि त्यांना बीजेपी मध्ये
आपल्या पार्टीत घेतले. अरे भ्रष्ट लोकांना मी येऊ देत नाही, त्यांना मी आपलं त्यांना एक पाठ शिकवतो असं तुम्ही म्हणला. पण कुठं आहे तुमचं पाठ? जे जे भ्रष्ट होते, जे चोर होते, त्या चोरांना तुम्ही चोर म्हणला. तशा लोकांना आज मोदी साहेब आपल्या मांडीवर घेऊन बसलेत. नाही, मांडीवर घेऊन तर बसलेत बा, त्याच्यानंतर टाकायचं असतंय आत. तर आता घेऊन बसले. त्याच्यानंतर शहाकडे फार मोठी वॉशिंग मशीन आहे. बहुशा आमच्या जे व्यापार करतात ना, हे वॉशिंग आपले निर्माण नाही बा, तो आपले कपडे वगैरे चांगले करून देतात. लॉन्ड्री, तर फार मोठी लॉन्ड्री आहे त्यांची. फार मोठी लॉन्ड्री मध्ये जे भ्रष्ट लोक आहेत त्यांना एक एक मोदी देतोय आणि शाह त्याच्यामध्ये टाकतोय आणि गडकरी साहेब त्याला बाहेर काढतात आणि तो क्लीन होऊन जातोय, स्वच्छ. त्यांच्या पार्टीत जाऊन एक बार त्या लॉन्ड्रीच्या बाहेर आला, वॉशिंग मशीनच्या बाहेर आला, तो क्लीन झाला. आणि दुसऱ्या पार्टीमध्ये असेल तो भ्रष्ट आहे. ठीक आहे, तुम्ही सगळ्यांना भ्रष्ट म्हणता, पण भ्रष्ट लोकांना घेऊन आला, MLA ला घेऊन आला, MP ला घेऊन आला. अरे आमच्या चीफ मिनिस्टरची सुद्धा चोरी झाली हो, झाला नाही? आमच्या चीफ मिनिस्टरची चोरी झाली. हुडका, ते हुडकून काढा कुठे गेले काय गेले. त्याच्यानंतर हे असे काम करतात आणि दुसऱ्यांना भ्रष्ट म्हणतात. तुम्ही अगर नीतिवंत होता, तुम्ही जर फार हरिश्चंद्रचे मुलं सारखं वागला असता किंवा हरिश्चंद्रच असता, हे केलं असतं काय तुम्ही? नाही. मग मोदी खोटं बोलतात की खरं बोलतात? खोटं बोलतात. मग दुसरी आता आणखीन काही विचार तुम्हाला सांगायचा आहे. समय कमी असल्यामुळं मी बाकीच्या तुम्हाला काही गोष्टी तुम्हाला सांगतो. ते आहेत की जे आपले वायदे आम्ही केलेले, गॅरंटी, आमचे काही गॅरंटी आहेत आणि हे गॅरंटी आम्ही खोटं बोलत नाही. मोदी साहेबांसारखं आम्ही म्हणले, राहुल गांधी, मी आपल्या मॅनिफेस्टोमध्ये सांगितलंय की युवा न्याय, पहिली नोकरी अप्रेंटिस केल्यानंतर आणि त्या करायला 1 लाख रुपये 1 वर्षात त्याच्यावर खर्च केला जाईल. आणि अप्रेंटिस झाल्यानंतर प्रायव्हेट इंडस्ट्री राहू दे, सरकारी राहू दे, ज्या ठिकाणी तो फिट होईल त्या ठिकाणी त्याला नोकरी लावलं जाईल. हे दुसरी गोष्ट, भरती भरोसा, 30 लाख सरकारी नोकरी आमच्याकडे खाली आहेत सरकारमध्ये. ते रेल्वेमध्ये आहेत, पोस्ट ऑफिसमध्ये आहेत, केंद्रीय विद्यालयामध्ये आहेत, एडेड इन्स्टिट्यूशन्समध्ये आहेत, अनेककडे आहेत सरकारमध्ये, बँकमध्ये आहेत, आर्मीमध्ये आहेत. 30 लाख नौकरी आमचे मोदी घेऊन बसलेले आहेत आणि युवाला ते नोकरी देत नाही. कारण देत नाही, 30 लाख नोकरी जर दिले त्याच्यात 50% गरिबाला जाईल.
त्यासाठी ते म्हणतात नको रे बापा, 30 लाख मध्ये 15 लाख त्या गरिबांना द्याव, मग माझे लोक कुठे जाव. म्हणून त्यांनी ते नोकरी बंद केले भरायचे, वेकेन्सी फिलअप केलं नाही, करतही नाही. कारण SC ST ला जाईल, OBC ला जाईल आणि इकॉनॉमिकला वीकर सेक्शनला जाईल. त्यासाठी हे पाहिजे म्हणून हे एक त्यांनी मुद्दा तसंच ठेवला आणि खाली पोस्ट न भरता ते तसंच आपली सरकार चालवत आहे. कुठेही इंटरव्ह्यू करायचं किंवा पब्लिसिटी करायची की नोकऱ्या इतके खाली आहेत म्हणून मुलं धडाधड पेपर लिहितात. ते पेपर लिहिल्यानंतर काहीच दिवसात ते पेपर लीक होऊन जाते. लीक झालं की पुन्हा एक्झामिनेशन. लाखो मुलं त्यांचं असं जीवन वाटोळं झालं. आणि हे सरकार डोळे झाकून त्यांनी बसलेले आहे. ते काम आम्ही पेपर लीक नहीं होने देंगे, उसको रोक लगाएंगे और युवाओं को नौकरी हम देंगे. ये गिग वर्कर, छोटे मोटे हमारे काम करने वाले, डेले वाले, हमाल है, दुकान छोटे वो लगा के बैठते हैं, जिनको नौकरी परमानेंट नहीं रहती, उनके लिए हमने बेहतर कामकाज के एक नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे. क्योंकि इन्होंने तो जितने लेबर लॉज थे, जेवढे श्रमिकाबद्दल कानून होते, ते सगळे कानून यांनी कमजोर केले. कारण तसे अनेक कानून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरच्या वेळेलाच केलेले होते, गरिबासाठी केलेले होते. ते एक एक करून ते खतम केले. आता काय उरलं तिथं की डेली वेजेस, कॉन्ट्रॅक्ट लेबर, ज्याच्या मनाला आलं त्यांनी नोकरीवर घेतोय, त्याला काही ESI नाही, प्रॉव्हिडंट फंड नाही, लीव नाही, मॅटर्निटी लीव नाही, काही नाही. काम करा पाहिजे तर, नाहीतर निघून जावा. पण ते आम्ही ती गॅरंटी आम्ही देतो की आम्ही त्या लोकांना संरक्षण करायची आमची जबाबदारी आहे. त्याच्यानंतर एक युवा रोशनी, त्याला एक आम्ही फंड करत आहोत. जवळजवळ 5,000 कोटी रुपये आम्ही फंड करून नवीन स्टार्टअप, म्हणजे कुणाला छोटं मोठं दुकान लावायचं आहे, मैकेनिक है, ड्राइवर है, ऐसे लोग जो कामगार लोग हैं, उनके लिए स्टार्टअप के लिए ये पैसे हर तरफ, हर स्टेट में ये रखा जाएगा. दूसरी, नारी न्याय, महालक्ष्मी, हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल प्रत्येक महिन्याला 1 लाख रुपये आमच्या महिलांच्या साठी दिलं जाईल. ज्या घरात हे एक साल दरवर्षी बोले तो 1 साल नहीं. आपकी कौन सी हिंदी है, मेरी भी अलग है. दर साल बोला मैं, हर साल बोलो. 1 लाख रुपए उस महिला, जो महिला घर चलाती है, उसके हाथ में मिलेगा, उसको डायरेक्ट चेक दिया जाएगा. इसलिए आप खुश हो महिला, मेरे माताओं, हाथ उठाओ जिनको ये जरूरत है. ये देखिए, ये स्कीम कांग्रेस की है, और कांग्रेस जो गारंटी देती है उसकी वारंटी भी देती है. मोदी जी के जैसा नहीं है, गारंटी देना, वारंटी बगैर कुछ चले जाना.
भाइयों, नौकरियों में महिलाओं को 50% सरकारी नौकरियों में हम आहिस्ता आहिस्ता भर्ती करेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा, मिड डे मील, इन लोगों को उनके शक्ति के अनुसार, सम्मान के अनुसार उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाएगी। ते तनख्वाह त्यांची जास्त होईल, वेतन। त्याच्यानंतर अधिकार मैत्री, महिलाओं को कानूनी हक और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक महिला अधिकारी होगी। और महिलाओं के लिए, जो बच्चियों के लिए सावित्रीबाई फुले हॉस्टल, कामकाजी महिलाओं के लिए दुगने हॉस्टल कर देंगे। हर जगह उनको जगह नहीं मिलती, तो इसलिए उनको ये हॉस्टल दिया जाएगा। ये हॉस्टल उनके हिफाजत के लिए किया जाएगा। तीसरा, किसान न्याय। ये किसान न्याय, एमएसपी हमने कहा सही दाम देंगे, कानून के तहत देंगे, और बीमा का भी ट्रांसफर, फसल नुकसान पर 30 दिन में हम इसका पैसा ट्रांसफर करने का पूरा हमने उनको न्याय देंगे। उसी जीएसटी मुक्त खेती, किसानों के लिए जरूरी हर चीज जीएसटी, आज हर चीज के ऊपर जीएसटी है। पहले तो बोले कि जीएसटी बहुत अच्छा है, हाँ भाई, और बाद में वही बोलते हैं कि ये कांग्रेस हमेशा जीएसटी पहले लागू किए थी और वही लोग अपोज कर रहे हैं। भाई, हम जीएसटी अगर लागू करने के लिए कहे तो ये नहीं बोले कि भाई आपको जुकाम आया तो नाक काट लो, नहीं बोले। तुम्हाला सेमूड येते म्हणून नाक कापून घ्या म्हणून सांगितलं नाही मी। त्याला औषध हुडका, हो, गोळ्या द्या, त्याला दुरुस्त करा। हा, विक्स तरी लावा, काहीतरी लावा, मृतांजन लावा, काय तुम्हाला योग्य वाटतंय ते करा। पण आलंय, सेमूड आलंय म्हणून बार बार आ रहा है, हमेशा एक बार काट देंगे बोल के काट दिए तो क्या होता। वैसा ही मुल्क का है जीएसटी। आप टूथपेस्ट पे जीएसटी, पाउडर पे जीएसटी, शरीर से लेकर पैर तक तुम देखो कहीं भी हर चीज पे जीएसटी है। बच्चों के किताब हो और किसी के कान में अगर औषध डालना वो भी हो, किसके हाथ को अगर कुछ इवन खरीदना हो उसके ऊपर भी, हर एक चीज में जीएसटी इन्होंने लागू किया। और ऊपर से बोला कि हमने सब कुछ गरीबों के लिए कर रहा है। अरे, हमारे पैसे लेकर, हमारे जेब कतर के हमको ही उल्टा बोल रहे हैं आप। जीएसटी कहाँ से आती है? हम जो खाते हैं, पीते हैं, फिरते हैं, खरीदते हैं, उसी के ऊपर जो जीएसटी मिलता है वो तो उन्होंने ले रहा है। उसके अलावा वो राज्य को मिलता है। लेकिन वो क्या करते हैं, अब नया शस्त्र लगाए कि वो लोगों को भी नहीं मिलना, राज्यों के लोकाला मिळू नये ते राज्याला मिळू नये म्हणून त्यांनी सेस या नावाने सगळीकडे पैसे वसूल करू लागले। असं हे मोदी प्रत्येक गोष्टीत लोकांवर टॅक्स घालून 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 लोक थकून गेलेत। आणि आम्ही हे सगळं ठीक करण्यासाठी शहरी रोजगार गॅरंटी,
स्वास्थ्य अधिकार, श्रम सम्मान, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित रोजगार, ये सब गारंटी हम देने वाले हैं। हिस्सेदारी न्याय, एक गिनती हमारी है जो राहुल गांधी जी ने, हम सब लोग ने मिलकर किया। हिस्सेदारी न्याय क्या? गिनती करो लोगों की, कौन गरीब है, कौन अमीर है, किसके पास कितने पैसे हैं, कितने डिग्रियां हैं, कितने शिक्षक उनके घर में हैं, कितने ऑफिसर उनके घर में हैं, कितनी एकड़ जमीन है, कितने बिल्डिंग्स है, ये सब खुलासा हो जाएगा। अगर वो खुलासा हुआ तो हम गरीबों को किसको किसको क्या करना ये आगे कर सकते हैं। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ये हिस्सेदारी न्याय है। लेकिन ये मोदी जी करना नहीं चाहते। करे तो क्या, ये गरीबों को जाता है, क्योंकि ये सबसे कम आमदनी अगर किसकी है तो गरीबों की है। तो जब गरीबों की आमदनी कम है तो उसका शिक्षण का लाभ देना चाहिए, उसको स्कूल का लाभ देना चाहिए। तो इसलिए भाइयों, ये जो हमारे 5 न्याय है और 25 गारंटी है, हम दे के रहेंगे और हमारी सरकार को लाना आपका काम। हमारा आपके पास सिर्फ निवेदन करना है, लेकिन कौन कितना खा रहा है ये बताना हमारा काम है। अब अदानी एक ही आदमी को एयरपोर्ट, पोर्ट, रास्ते सब दे रहे, सब बेच रहे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश में एम्स, आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ऐसे बड़े बड़े सब टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खोले, BHEL, BIL, बड़े बड़े कारखाने खोले। उन कारखानों को बेच के कौन खा रहे? कौन खा रहे और किसको बेच रहे? देखो भाई, बनाए हम और बेच के खा रहा वो और ले रहा है वो। सो एक लेने वाला, एक बेचने वाला, ये दो मिला के सरकार चला रहे देश का। इनको निकालना जरूरी है या नहीं? और बात का धर्म की बात है। हम क्या धर्म के खिलाफ है? मेरा नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले तो मैं ईश्वर का अवतार हूं, क्योंकि मेरे बाप ने रखा है मल्लिकार्जुन। तो बहुत से अष्टलिंगों में से मेरा एक है। तो लोग, अब मैं क्या बदला, क्या एकदम मैं दूसरा कुछ बना? लेकिन वो मोदी बार बार जाते हैं, कहीं भी बोलते हैं, हम कांग्रेस वालों को राम मंदिर का इन्विटेशन दिए। किसको दिए भाई? सिर्फ 2 लोगों को दिए। एक मल्लिकार्जुन खड़गे को दिए, क्योंकि अपोजिशन लीडर था, है। एक सोनिया गांधी जी को दिए। बाकी किसको दिया? क्या हमारे पास कोई बाबा, कोई साधु संत, उनको दो बोले? और पुण्य का काम हमेशा, प्राण प्रतिष्ठा का काम कौन करता है? साधु संत करते हैं। ये नया साधु बन गया, कभी पानी में डूबता है, कभी समुद्र में डूबता है, कहीं कुएं में बैठता है और कभी समुद्र के आजू बाजू फिरता है। ऐसे आदमी हमको बोलते हैं ये राम के खिलाफ है। अरे मैं अगर उसी दिन कहता, तुम्हारी इज्जत नहीं बचती थी। तुम मुझे बोलते हो अयोध्या को क्यों नहीं आए? अरे अयोध्या को, मेरे को तो छोड़ो, मेरे लोगों को आज तक देवल में एंट्री है, पानी पीने देते हैं, स्कूल में आने देते हैं,
जब ये तुम्हारे राज्य में व्यवस्था है, जब तक तुम मेरे लोगों को आजादी देकर हर देवल में घुसने नहीं देते, तब तक मैं अकेला नहीं जा सकता। मैं अकेला कैसा जाऊं? मेरे साथ बैकवर्ड के हैं, दलित के हैं, निचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा। ये बड़े बड़े नहीं, ये सब लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को बुलाए। कौन आए थे उसमें? ठीक है भाई, एक्टर एक्ट्रेस को, अदानी अंबानी किसको भी बुलाओ आप, लेकिन हमारे को क्यों आप इंसल्ट करते हो? अरे मेरे लोगों को ही तुम नजदीक नहीं लेते, उसका छांव गिरने नहीं देते। घोड़े पे अगर शादी हो गई, जा रहा है तो उसको उतार के मारते हो और बोलते हैं राम का इंसल्ट किया। कौन किए? क्या हमारे पार्टी को इनविटेशन मिला था? मुझे मिला था, सोनिया गांधी जी को मिला था। और हमारे लिए तुम गालियां देते हो, फिर शंकराचार्य को भी गालियां दो। उन्होंने भी नहीं गए क्या? चारों भी नहीं गए। देखो भाई, अब गरीब लोग हैं, हम गालियां खा रहे। अब उन्होंने अगर शंकराचार्य के खिलाफ बोले तो वो चौपट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए उनको छेड़ते नहीं, छेड़ने का गरीब को ही। तो इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरा तो छोड़ो, आपने पार्लियामेंट नया बनाया, नया पार्लियामेंट को उसका फाउंडेशन डालने के लिए राष्ट्रपति कोविंद थे। कोविंद को आप क्यों नहीं लेके गए फाउंडेशन डालने के लिए? वो राष्ट्रपति, इस देश का प्रथम नागरिक, उसके हाथ से फाउंडेशन नहीं डाले। कौन डाले? मोदी डाले। उसका उद्घाटन करने को भी हमारे मुर्मा जी को, शेड्यूल ट्राइब के लेडी को नहीं बुलाया गया। राम मंदिर का उद्घाटन के वक्त उन्होंने अपने साथ उनको लेके नहीं गया, और ऊपर से हमको बोल रहा है अपमान किया। अरे तुमने तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और हमारे देश के राष्ट्रपतियों का इंसल्ट करने वाले हमको सिखाते हो। ये वोटों के लिए खेल मत खेलो, बंद करो। लोग होशियार हो गए। अगर लोग एक बार उठे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। वो जरूर इस वक्त 2024 के इलेक्शन में उठ खड़े होंगे, तब आप परेशान हो जाए। आप बात ऐसी मत करो, हल्की बात। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भी जाना है, वक्त भी हो गया है, आप लोग भी सुन के थक गए हैं, कि ये लोग फिर दोबारा अगर गलती से चुन के आए, बीजेपी और आरएसएस के जितने भी सपोर्टर्स हैं, आइंदा इलेक्शन नहीं होंगे, डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। ये तुम ध्यान में रखो। ये डिक्टेटर है, ये हुकुमशाही के लोग हैं, ये जमहूरियत में विश्वास नहीं रखते, ऐसे लोग हैं। क्या ऐसे लोगों को आप चुनेंगे? आप संविधान को बचाएंगे या नहीं? अरे सब बोलो बीच में, उधर। बचाएंगे, संविधान को हम बचाएंगे, उसी के साथ जमहूरियत को, लोकशाही को, हम सब लोकशाही को बचाएंगे, बचाएंगे।
ये बचाकर अपने जिंदगी को हमारे ये इलेक्शन हमारे लिए, हम खुद के लिए मेहनत करने के लिए या खुद के लिए बचने के लिए ये ज़रूरी है। ये क्या अमीर लोग, बहुत से बड़े बड़े लोग कहीं भी बचते हैं, लेकिन हमको जो हक मिला है वो हक जो छीनना चाहते हैं उसके लिए हम हिफाजत करना ज़रूरी है। तो मेरे भाई और बहनों को मैं यही विनती करता हूँ, कम से कम अपने लिए, अपने हिफाजत के लिए तुम ये काम करो और किसी के लिए नहीं। अगर हमारे ठाकरे जैसे लोग, हमारे को एक 275 सीट मिले तो मोदी गायब। ये देखो, जैसा हो वो, कब है इलेक्शन? 19 तारीख। तो 19 तारीख को दिखाओ। सिर्फ बोलने से नहीं होता, करने से होता है। हमारे पास एक कहावत है, फिर 2 लोग थे, वो रोज सुबह जरा आलसी थे। वो 2 लोग क्या करते थे, एक फकीर था, एक साधु था। वो दोनों रोज जाकर शनिवार के दिन, सोमवार के दिन मंदिर के सामने ठहरते थे। अल्लाह के नाम पे कुछ दो, अल्लाह के नाम पे कुछ दो, दोनों पुकारते थे। फिर सोमवार के दिन मंदिर के पास जाके देवाची नावाने काहीतरी द्या, देवाच्या नावाने द्या, देवाच्या नावाने मदत करा। तो लोग बोले भाई रोज का काम होगा इनका, कौन देना इनको? तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन दिए, फिर उसके बाद में लोग उनको देना बंद कर दिए। अब एक दिन ऐसा आया, वो बहुत भूखे थे। उन्होंने बोले कि लोग कोई भी देख रहा नहीं तो वो एक पैर पे ठहरे, अल्लाह के नाम पे दो, अल्लाह के नाम पे दो, भगवान के नाम पे। पुकारे पुकारे, कोई भी फिर नहीं सुना। बाजू में एक गटार थी, पुकारने के बाद पेट पे खाना नहीं, कोई पानी नहीं दे रहा, तो एकदम जोर से गिर गए दोनों। गिर के वो मोरी में गिरे, पैर टूट गया। टूटने के बाद आजू बाजू के बोले, अरे उठा उठा, उसका पैर टूट गया, उठा उसका सर। तो उठा के वो रिक्शा में डाल के हॉस्पिटल ले, हॉस्पिटल ले। तो हॉस्पिटल को लेके गए, थोड़ा पानी पिलाओ, थोड़ा कोई लस्सी पिलाओ, कोई ये पिलाओ, वो पिलाओ, सब पिलाने लगे। तब उसको होश में आने के बाद पूछे क्या है, क्यों ऐसा? नहीं साहब, भगवान देता भी है, टांग तोड़ के देता है। तो इसीलिए उनको आप सिखाना चाहिए, ये इजी नहीं है इलेक्शन। तुम्हारा टांग भी टूटे तो भगवान भी नहीं आएगा। इसीलिए एक हो जाओ, वोट डालो। हमारा निशान ये देखो, ये इलेक्शन न जात पर न पात पर, सिर्फ बटन दबाओ हाथ पर। बट हाथ पर बटन दबा के हमारे कैंडिडेट को चुन के लाओ। राहुल गांधी के हाथ मजबूत बनाओ, अपने हाथ मजबूत बनाओ, और हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाओ। धन्यवाद आप सबको, नमस्कार।